राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के चैप्टर 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा बाइनरी डिजिट 0 या फिर 1 ऑफ या ऑन समझ सकता है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देश तथा डाटा मानवीय भाषा ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना जरूरी है। दूसरी तरफ कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम भी जो होता है वो मशीनी भाषा में होता है, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। यह कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। इनपुट डिवाइस इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। कीबोर्ड तथा माउस दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हैं। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को क्या करता है, डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है और इनपुट डिवाइस से जो है इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा में प्राप्त परिणाम को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत करता है। मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर कुछ आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। इस प्रकार के यंत्र जिनके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है, कैसे कहलाता है? जिनके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर इनपुट डाटा टेक्स्ट, आवाज़, चित्र, चलचित्र या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हो सकता है। डाटा और अनुदेश मानवीय रूप में इनपुट डिवाइस, डाटा और अनुदेश बाइनरी रूप में सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में हो जाएगा कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पिक डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में हो जाएगा माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। पिक डिवाइस में हो जाएगा लाइट पेन, टच स्क्रीन। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में क्या हो जाएगा, ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑडियो में भी हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन। और वीडियो में हो जाएगा वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हो जाएगा स्कैनर, OCR, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MICR का होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड डिवाइस, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, कीबोर्ड का बारकोड रीडर। माइकर हो MICR का फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। डिजिटल डिवाइस, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। रोचक तथ्य, इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्ति या पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर CPU को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस है जिन्हें तार, केबल्स या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। आजकल 104 बटनों वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है। आजकल QWERTY जो होता है कितने बटन का होता है, 104 बटन का होता है। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया होता है। इसे QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर के 6 बटन
ई, आर, टी तथा वाई के क्रम में होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड को पीएस प्लग स्टेशन 2 पोर्ट द्वारा सीपीयू से जोड़ा जाता है। आजकल कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंगों पर कार्य करता है तथा इसे ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। मुख्य कीबोर्ड, मेन कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर। यह कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान व्यवस्थित होता है। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z रहते हैं। अंक 0 to 9 रहते हैं तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अक्षर बटन, अल्फाबेट की तथा संख्यात्मक बटन, न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने के लिए तथा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किया जाता है। मुख्य कीबोर्ड में कुछ विराम चिन्ह, पंक्चुएशन कीज भी होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या फिर प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर कहलाता है। फंक्शन बटन, ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं और इनका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनका हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। इसमें समय की बचत होती है। संख्यात्मक कीबोर्ड होता है न्यूमेरिक कीपैड। कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इनका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। इनमें भी 0 से 9 तक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के चिन्ह भी होते हैं। न्यूमेरिकल नमलोक तथा इंटर बटन होते हैं। ध्यान रहे कि 0 से 9 तक की संख्याओं के बटन मुख्य कीबोर्ड पर भी होते हैं जो फंक्शन की के ये बातें होते हैं। बटन मुख्य कीबोर्ड पर भी होते हैं तथा दोनों का समान परिणाम होता है। न्यूमेरिक कीपैड के कुछ बटन 2 कार्य करते हैं। इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। अतः इन्हें कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। कर्सर कंट्रोल की भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर गेम को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। यदि नमलोक बटन ऑन है तो न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है। यदि नमलोक बटन ऑफ है तो इन बटनों का प्रयोग एरो तथा एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। ऑन है तो ये न्यूमेरिक कीपैड के लिए होगा और ऑफ है तो ये फिर जो एरो रहता है, एंड रहता है, पेज अप और डाउन रहता है, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। नमलोक बटन ऑफ होने पर इनसे संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। किसी किसी कीबोर्ड में नमलोक ऑफ ऑन होने पर एक हरी बत्ती भी जलती है। कर्सर मूवमेंट बटन, कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं जिनसे कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है। इन्हें दायां बायां ऊपर नीचे एरो बटन, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एरो की कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर या नीचे हो जाता है। इसे नेविगेशन कीज भी कहा जाता है। नेविगेशन कीज किसे कहा जाता है? जो बटन होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, वही होता है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो जो होता है। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं दाएं ऊपर या नीचे लाइन से एक इधर उधर हो जाता है तो उसे नेविगेशन की कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं जो इस प्रकार है। होम, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर जो है वर्तमान पेज या फिर डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है। इंड, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। एंड तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान इन बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के अंत में पहुंच जाता है। पेज अप, कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है। पेज अप अगर हम करेंगे तो वो पिछले डॉक्यूमेंट जो होता है उसके पिछले पेज में ले जाता है। पेज डाउन करेंगे तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज में ले जाता है। डाउन करेंगे तो अगले में ले जाएगा और अप करेंगे तो पिछले में ले जाएगा। मॉडिफायर बटन, मॉडिफायर कीज, कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में परिवर्तित हो जाता है, मॉडिफायर बटन कहलाता है। मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता परंतु दूसरे बटनों के कार्य में बदलाव करता है। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है।
शिफ्ट अल्ट अल्टरनेट कंट्रोल CTRL कंट्रोल तथा विंडोज़ की मॉडिफायर बटन है। मॉडिफायर बटन कौन कौन है? शिफ्ट अल्ट अल्टरनेट कंट्रोल तथा विंडोज़ की। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। सुविधा के लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट अल्ट कंट्रोल तथा विंडोज़ की के दो बटन बनाए जाते हैं जो मुख्य कीबोर्ड के दोनों छोर पर स्थित होते हैं। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या फिर मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। कंप्यूटर जो यूनिट होता है उसके साथ मिलकर कीबोर्ड और मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ संचार पथ का अंत टर्मिनेट में हो जाता है। स्पेशल पर्पस बटन कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें स्पेशल पर्पस बटन कहा जाता है। कुछ स्पेशल पर्पस बटन और उनके कार्य इस प्रकार है। न्यूमेरिक लॉक बटन नम लॉक की इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नम लॉक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कीबोर्ड का कीबोर्ड। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक कीबोर्ड के बटन के ऊपर लिखे संख्याएं टाइप करते हैं। नम लॉक ऑफ होने पर ये बटन नीचे लिखे कार्य संपन्न करते हैं। इस तरह राइट साइड में आप देख सकते हैं कि नम लॉक है। कैप्स लॉक बटन इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर लोअर केस या बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक बटन दबाने पर ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा कीबोर्ड के संबंधित बटनों द्वारा वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैप्स लॉक बटन दूसरी बार दबाने पर बत्ती बुझ जाती है तथा वर्णमाला के छोटे अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। कैप्स लॉक तथा नम लॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं। टॉगल बटन किसे कहते हैं? कैप्स लॉक और नम लॉक को, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका जो फंक्शन होता है वो उल्टा रिवर्स हो जाता है। शिफ्ट बटन इसे संयोजन बटन कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे लिखा होता है लिखा चिन्ह आता है। अगर शिफ्ट के साथ कोई भी बटन दबाते हैं तो जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है वो टाइप होता है और अकेले दबाएंगे तो नीचे लिखा हुआ होता है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ अगर कुछ बटन दबा रहे हैं तो वो अक्षर जो होता है छोटे में टाइप होता है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप होते हैं। टैब की यह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रोलर द्वारा तय की जा सकती है तक कुदाते हुए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चार्ट टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक खाने से दूसरे खाने तक जाने के लिए भी टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन से वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जा सकता है। टैब बटन से होता है वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जा सकता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। रिटर्न या फिर इंटर बटन कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या फिर लाइन आरंभ करने का कार्य भी इससे किया जाता है। कभी कभी कीबोर्ड में इंटर बटन को पहचान के लिए एक विशेष आकार प्रदान किया जाता है। एस्केप बटन इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम के बाहर जाने एग्जिट करने के लिए होता है। बैक स्पेस बटन इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने में किया जाता है। डिलीट बटन इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने में किया जाता है। इससे कर्सर के बाद के सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे क्या होता है कर्सर के बाद भी जितने डाटा रहते हैं वो बाईं ओर खिसक जाते हैं। इसे चयनित सब लाइन पैराग्राफ पेज या फिर फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन बटन इस स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो क्लिपबोर्ड में संग्रहित कर लेता है। इसके बाद में किसी अन्य प्रोग्राम पेस्ट या फिर एडिट किया जा सकता है। स्क्रॉल लॉक बटन इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। स्क्रॉल लॉक बटन से क्या होता है
कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही जो सूचना होती है वो एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। पॉज बटन, इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है। किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। इंसर्ट बटन, इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या फिर अक्षर जो होते हैं वो मिट जाते हैं। उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम कैसे बंद हो जाते हैं? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल अल्टरनेट प्लस डिलीट दबाने पे एक साथ दबाएंगे तो जो कंप्यूटर में चल रहा है प्रोग्राम वो बंद हो जाता है तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली व्यवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता है। इन बटनों का प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है, इसे रीसेट कहते हैं। स्टिक कीज, वे उपयोगकर्ता जो दो या अधिक बटनों को एक साथ दबाने से में असुविधा महसूस करते हैं उसकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की कंट्रोल शिफ्ट अल्ट या विंडोज़ की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन न दबा दिया जाए। स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। स्टिक की को अगर चालू करना है तो शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन एक साथ दबाते हैं। चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार दबाते हैं और बंद करने के लिए दोनों जो शिफ्ट की होता है उसको एक साथ दबाते हैं। स्पेस बार या कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन है। सामान्यतः इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान स्पेस डालने तथा कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने के लिए किया जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइप करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। वीडियो गेम में भी इसे एक मुख्य बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फंक्शन की है, उसके बाद अल्फ़ाबेट है। क्या आप जानते हैं कि कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सीधी खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन है? कर्सर क्या है? सीधी जो खड़ी रेखा होती है उसका वर्टिकल लाइन है जो स्क्रीन पर आती जाती ब्लिंक रहती है। जो कीबोर्ड द्वारा टाइप होने वाला अगला कैरेक्टर कर्सर के स्थान पर ही प्रदर्शित होता है। कर्सर को माउस द्वारा या फिर कीबोर्ड पर स्थित कर्सर मूवमेंट बटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल का अर्थ है आभासी। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर उतारा प्रेजेंटेशन किया जाता है। सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र में किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डाटा या फिर निर्देश डाला जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं होती है अतः इसमें टूट फूट की संरचना नहीं होती है तथा साफ सफाई की भी जरूरत नहीं होती है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस या फिर टच स्क्रीन या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक रूप है। आजकल टैबलेट तथा स्मार्टफोन में डाटा डालने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। माउस, यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था। माउस का आविष्कार किसने और कब किया था? माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का जो प्रयोग है किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या फिर आइकॉन को सेलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या फिर USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जोड़ा जाता है। माउस को किससे जोड़ा जाता है? PS2 या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस से। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां बायां और मध्य बटन राइट लेफ्ट एंड सेंटर बटन कहते हैं। माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच है जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। माउस कैसा है? वास्तव में क्या है? माइक्रो स्विच है और जिन्हें दबाकर हम कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है।
किसी समतल सतह माउस पैड पर माउस को हिलाने पर बॉल घूमता है तथा उसकी गति और दिशा मॉनिटर पर माउस पॉइंट की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। माउस पॉइंटर का आकार माउस द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तित कर बाएं व दाएं बटन के कार्यों में अदला बदली की जा सकती है। ऐसा बाएं हाथ से काम करने वालों की सुविधा के लिए किया जाता है। किसी माउस के 3 बटन इस प्रकार होते हैं। बायां बटन, लेफ्ट बटन, यह माउस के बाईं ओर स्थित होती है। इसमें क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का काम किया जाता है। दायां बटन, राइट बटन, यह माउस के दाईं ओर स्थित होता है। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्यों जैसे डायलॉग बॉक्स या फिर मेनू बॉक्स खोलने, प्रॉपर्टीज देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्य बटन, सेंटर बटन, इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। आधुनिक माउस में बीच वाले बटन को एक व्हील में बदल दिया जाता है जिससे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। माउस के कार्य, फंक्शन ऑफ माउस। माउस द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पॉइंट और सेलेक्ट करना। माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट किसे कहा जाता है? माउस पॉइंटर को किसी आइकन को ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाता है तो इसे पॉइंट कहा जाता है। साथ ही पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का संक्षिप्त विचरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सकता है। माउस का प्रयोग किसी आइकन, टेक्स्ट या फिर इमेज को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। सेलेक्ट किए गए आइकन, टेक्स्ट का इमेज के रंग में तात्कालिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी, कट या फिर डिलीट कर सकते हैं। क्लिक, इसे सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कहा जाता है। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। माउस को एक बार बाएं क्लिक को एक बार दबाकर छोड़ना उसे क्लिक कहलाता है और इसका प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्ट या आइकन को पॉइंट कर उसे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक, माउस के बाएं बटन को जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ना डबल क्लिक कहला जाता है। डबल क्लिक का प्रयोग किसी फाइल या फिर फोल्डर को खोलने या किसी प्रोग्राम को एक्टिव या स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी फाइल या फोल्डर को खोलने या फिर किसी प्रोग्राम को एक्टिव या स्टार्ट करने के लिए। राइट क्लिक, माउस के दाएं बटन की एक बार दबाकर छोड़ना राइट क्लिक कहलाता है। राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार उस ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेनू प्रदर्शित करता है। मेनू संबंधित विकल्पों या फिर का समूह होता है जिनसे ये विकल्पों का चयन लेफ्ट क्लिक द्वारा किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। राइट क्लिक का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए। ड्रैग और ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंट ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना तथा लेफ्ट बटन दबाए रखकर उस माउस को एक स्थान से दूसरे तक ले जाना इसे ड्रैग कहलाता है। इससे ऑब्जेक्ट का आइकन भी साथ साथ चलता है। अब माउस पॉइंटर को वांछित स्थान या फिर फाइल आइकन पर ले जाकर लेफ्ट बटन छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। माउस के इस ड्रैग और ड्रॉप विकल्प का प्रयोग किसी आइकन, चित्र, अक्षर, फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या फिर कंप्यूटर मेमोरी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। माउस का प्रयोग पेंट, प्रोग्राम में कलम या फिर ब्रश की तरह भी किया जाता है। रोचक तथ्य, डबल क्लिक में माउस बटन को एक निश्चित समय अंतराल के भीतर 2 बार दबाना पड़ता है। यदि 2 क्लिक के बीच का अंतर कंप्यूटर पर सेट किए गए समय अंतराल टाइम पीरियड से ज़्यादा है तो कंप्यूटर उसे 2 सिंगल क्लिक की तरह पढ़ता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा 2 सिंगल क्लिक के बीच के समय अंतराल को कम या फिर ज़्यादा भी किया जा सकता है। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने वाला रबर बॉल नहीं होता है। लाइट इमिटिंग डायोड या फिर लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगें सतह से परावर्तित होती है जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल माउस के लिए किसी विशेष समूह या माउस पैड की जरूरत नहीं होती है। इसे किसी भी अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। मैकेनिकल बॉल ना होने के कारण इसमें टूट फूट की संभावना कम होती है। बेतार कीबोर्ड, वायरलेस और कॉर्डलेस कीबोर्ड माउस। सामान्यतः कीबोर्ड तथा माउस को तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान में बेतार कीबोर्ड तथा माउस का प्रचलन बढ़ रहा है। इससे कंप्यूटर के सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर इंफ्रारेड का या फिर ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए होता है।
बेतार कीबोर्ड या माउस में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या फिर माउस के भीतर होता है, जबकि रिसीवर यूएसबी पोर्ट द्वारा एक कंप्यूटर बोर्ड से जुड़ा होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या फिर माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है, जो उसे पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को दे देता है। बेतार कीबोर्ड या फिर माउस 24 GHz आवृत्ति की तरंगों पर काम करता है। इसे कीबोर्ड या फिर माउस में लगे बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है। टच पैड यह लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग माउस की जगह किया जाता है। टच पैड के ऊपर अंगुलों के घुमाकर माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके ऊपर 2 बटन भी होते हैं जो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम करते हैं। ट्रैक बॉल यह माउस का ही प्रारूप है, जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ट्रैक बॉल का जो प्रयोग होता है लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। जॉयस्टिक यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है, जिसके द्वारा किसी आइकन या फिर टेक्स्ट आदि का चयन भी किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सिमुलेटर, रोबोट नियंत्रण आदि में किया जाता है। यह वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है। प्रकाशीय पेन, लाइट पेन यह पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या फिर बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाश से पेन में फोटो सेल का प्रयोग भी किया जाता है। स्टाइलस भी पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हेल्ड डिवाइस के इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। स्कैनर का क्या काम होता है? ये जो इनपुट डिवाइस है और जिनका प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। डिजिटल चित्र पर जो होता है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जाता है। और स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज डालता है तथा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में बदलता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखने में किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इस डॉक्यूमेंट को एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। बारकोड रीडर जो होता है विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल काली पट्टियाँ होती है और उनकी चौड़ाई और 2 पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित रहती है। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। बारकोड का जो आविष्कार है 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था। बारकोड का आविष्कार किसने और कब किया था? 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था, पर इसे प्रचारित करने का श्रेय एलन हेबरमैन को जाता है। आविष्कार तो इन दूसरे कोई ने किया था, बस इसे प्रचारित करने का श्रेय जो जाता है एलन हेबरमैन को जाता है। भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग जरूरी कर दिया था। बारकोड जरूरी कब हुआ था? 1998 में। और किसने? नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग जरूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोरों में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है। इसमें 10 लाइनें होती है, जिसमें प्रथम 5 उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता तथा अंतिम 5 उत्पाद की जानकारी देते हैं। माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड के विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जा रहा है। इससे कम समय और बड़ी मात्रा में चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने और नकल रोकने में मदद मिलेगी। माइकर कोड में 0 से 9 तक संख्या और 4 चिन्हों कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। माइकर कोड में कितना डिजिट होता है? 0 से 9 तक और संख्याओं और 0
टू 9 तक संख्या होता है और 4 चिन्ह होता है और कुल 14 कैरेक्टर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का क्या काम है? जो इनपुट डिवाइस में होता है और विशेष प्रयोग के संकेतों चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किस में भी आजकल हो रहा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाश की किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर उस सही उत्तर का पता लगाया जाता है। वेब डिजिटल कैमरा यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाश से सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर इन कंप्यूटर को दे देते हैं। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट आदि में किया जाता है। टच स्क्रीन यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड अवरक्त किरणें स्क्रीन की सतह पर घूमती है। जब अंगुली से प्रदर्शित विकल्प को छूते हैं तो किरणों की गति प्रभावित होती है तथा उसकी स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। स्थिति के अनुसार कंप्यूटर चिन्हित विकल्प को क्रियान्वित करता है। टच स्क्रीन का उपयोग बैंकों में ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र इंफॉर्मेशन में कियोस्क में किया जा रहा है। स्मार्टफोन तथा टैबलेट कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। माइक या फिर माइक्रोफोन का एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ साउंड को कंप्यूटर में इनपुट के जरिए में रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जा सकता है। माइक जो है ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत संकेतों में तरंगों में बदलता है इस साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल तरंगों में संकेतों में किया जाता है। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडेसिटी और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। आजकल मोबाइल में भी होता है कि माइक्रोफोन लगा रहता है, जो हम बोलते हैं वो टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाता है और उसे से सर्च हो जाता है। उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधि को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है पर भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं विद्यमान है, लेकिन आजकल जो होता है इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। स्पीकर रिकॉग्निशन सिस्टम एक माइक्रोफोन आवाज़ को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किए गए आवाज़ के नमूने से मिलाकर इसे टेक्स्ट या फिर कमांड में बदलता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बीट मैप इमेज के रूप में होता है और इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या फिर चुंबकीय पट्टी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा या फिर प्रोसेस किया जा सकता है। बैंकों में ATM के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मैप, रेखाचित्र तथा स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। बाद में इसे एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट में एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर रेखाचित्र या फिर स्केच बनाए जाते हैं। स्क्रीन का सेंसर इसे डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है।
इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। आउटपुट डिवाइस, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसमें उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा है और उसे लेकर उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू से प्राप्त बाइनरी डाटा आउटपुट डिवाइस, उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा। सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी। कंप्यूटर आउटपुट दो भागों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी अथवा हार्ड कॉपी। कंप्यूटर आउटपुट को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यह एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस डिजिटल रूप में होता है जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तित करना आसान होता है। इसमें कागज तथा स्याही की बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर तथा द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट, यह कागज पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा या फिर पढ़ा जा सकता है। इसमें परिवर्तन करना भी आसान नहीं होता है। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण। आउटपुट डिवाइसेस हार्ड कॉपी आउटपुट में हो जाता है प्रिंटर। प्रिंटर में आपका हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और नॉन में हो जाएगा इंजेक्ट और लेजर, प्लॉटर, ड्रम और फ्लैट बेड। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ऑडियो और वीडियो। ऑडियो में हो जाएगा हेडफोन, स्पीकर। वीडियो में हो जाएगा मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर में हो जाएगा मोनोक्रोम। कलर में हो जाएगा CRT, LCD, LED। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर या फिर वीडियो। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रिकॉर्डर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या आप जानते हैं लेजर? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेजर बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक संचार आदि में किया जा रहा है। लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमेन ने 1960 में किया था। लेजर का आविष्कार कब हुआ था? 1960 में थियोडोर मेमेन द्वारा। मॉनिटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। डिस्प्ले किए गए रंग कलर के आधार पर मॉनिटर के 3 प्रकार हो सकते हैं। मोनोक्रोम कंप्यूटर, यह कंप्यूटर 2 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर के पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का रंग दूसरा रंग होता है। ग्रे स्केल मॉनिटर, यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही रूप है जिसमें काले और सफ़ेद ब्लैक एंड व्हाइट रंग के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। कलर मॉनिटर, इसमें 3 मूल रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है तथा इनके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे RGB रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर भी कहा जाता है। यह 1632 एंड 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तकनीक के आधार पर भी मॉनिटर को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। कैथोड किरण ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब। यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसे उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। लिक्विड डिस्प्ले क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में किया होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। LED मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर में OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। LED कैसा होता है? LCD से भी पतला और हल्का। मॉनिटर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर।
किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। पिक्सल, मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होते हैं जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। चित्र कैसे अच्छा होगा? जब ये डॉट जितना भी नज़दीक होंगे उतना अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। इसे किस में मापा जाता है? DPI में, डॉट्स पर इंच में, जो 1 इंच लंबाई में डॉट या फिर पिक्सल की कुल संख्या बताता है। जो फिर ये क्या बताता है? 1 इंच लंबाई में डॉट या फिर पिक्सल की कुल संख्या। रिजोल्यूशन, यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ, क्लियर तथा चमकीला साफ दिखता है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल हो सकता है। 15 इंच के जो SVGA होता है उसका रिजोल्यूशन कितना हो सकता है? 1024x768। रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। और यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। रिस्पॉन्स टाइम, किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग परिवर्तित करने में जो भी समय लगता है उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। अगर कम है रिस्पॉन्स टाइम तो वो अच्छा है, रोचक रहता है। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर का विकर्ण डायगोनल की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को किस में मापा जाता है? डायगोनल की लंबाई के आधार पर। इसे सामान्यतः इंच के में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या फिर स्थायी परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखा चित्र तथा इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है जिसे DPI डॉट्स पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट में से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को किससे जोड़ा जाता है? सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से। प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंट क्षमता के अनुसार होता है कैरेक्टर प्रिंट, लाइन प्रिंट, पेज प्रिंट। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट में हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और नॉन इम्पैक्ट में हो जाएगा थर्मल और इंजेक्ट और लेजर। कैरेक्टर प्रिंटर, यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, अतः इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर को सिर्फ प्रिंट करता है, लाइन हो जाता है वो लाइन बाय लाइन करता है। पेज प्रिंटर, पेज जो होता है पेज वाइज करता है। यह प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज ही प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, एक टाइपराइटर की तरह पेपर इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा कितने रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है? सिर्फ एक रंग का, जो कि रिबन के रंग पर निर्भर करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है और जो दाएं से बाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है, बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखाचित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं रहता है तथा विद्युत या फिर रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा होता है जो कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति भी तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं और इनसे टेक्स्ट, रेखा चित्र या फिर चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। थर्मल प्रिंटर, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल कैसा है? नॉन इम्पैक्ट
कैरेक्टर प्रिंटर, इनसे रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जा सकती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक होता है। इंकजेट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जा सकता है जिसमें मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर ही होता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल इंक कार्जेट का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंट यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेजर प्रिंटर, प्रकाश से ड्रम, फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर, चार्ज इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशित इस पर आवश्यक विद्युत आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो इस पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जा सकता है और इससे ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। किसी भी आकार के कैरेक्टर या फिर चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेजर प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में दो अस्थायी की बॉटल प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन। रंगीन स्याही की बॉटल में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। रंगीन स्याही की बॉटल में कितने रंग होते हैं? रेड, ब्लू और येलो, जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जा सकता है। प्लॉटर यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र पर ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग में किया बनाने कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर आदि में किया जाता है। स्पीकर यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। स्पीकर जो है साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या फिर मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्पीकर को कैसे जोड़ा जाता है? 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान के 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं जिन्हें कान के पास लगाकर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। और आजकल हेडफोन तक माइक दोनों एक ही उपकरण बने होते हैं जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। स्क्रीन प्रोजेक्टर यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है तथा इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान या फिर मनोरंजन के लिए एक बड़े समूह को कंप्यूटर पर आउटपुट प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। आवाज़ प्रतिक्रिया वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। आवाज़ पुनर्उत्पादन वॉइस रिप्रोडक्शन, इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। वॉइस रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इनमें से उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उसे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर
इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर का काम क्या है? इसकी सहायता से जो भी लिखित सूचना होता है उसको आवाज़ में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर या फिर हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधित तथा सूचना पहुंचाने में किया जाता है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि से भी इसका प्रयोग किया जाता है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड जो है एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। यूजर द्वारा टर्मिनल के आउटपुट या फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहाँ संचार माध्यम का अंत होता है। नेटवर्क में टर्मिनल का क्या स्थान है? जहाँ संचार माध्यम का अंत हो जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। डम टर्मिनल ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। डम टर्मिनल की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। स्मार्ट टर्मिनल ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है, पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। स्मार्ट में क्या होता है? स्वयं में जो होता है प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, लेकिन कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। और डम में क्या होता है? दोनों नहीं होता है, ना ही स्टोरेज स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है और ना ही स्टोरेज क्षमता होती है। इंटेलिजेंट टर्मिनल ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर तथा स्टोरेज क्षमता मेमोरी क्षमता दोनों होती है। स्मार्ट में सिर्फ प्रोसेसिंग होता है और इंटेलिजेंट में दोनों होता है और डम में दोनों नहीं होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। सीरियल पोर्ट मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में एक बीट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। सीरियल पोर्ट में कितना बीट का स्थानांतरण होता है? एक बीट का, और ये मदरबोर्ड पर बना होता है। इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण करते हैं। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानकों पर आधारित होती है। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या फिर अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट में कितना पिन का कनेक्टर होता है? 25 पिन का, और इसमें एक साथ 8 बिट या फिर अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है। इसे उन डिवाइसेस को जोड़ा जाता है जिनमें डाटा हस्तांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। इसे किस डिवाइसेस को जोड़ा जाता है? जिनमें डाटा हस्तांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। USB पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को USB पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। USB पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह प्रिंटर, कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या फिर पेन ड्राइव आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। रोचक तथ्य यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। USB में किसका योगदान रहा है भारत में? अजय भट्ट भारतीय मूल के थे। SCSI पोर्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। फायरवॉल IEEE 1394 फायरवॉल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के मानक 1394 का अनुपालन करने वाला पोर्ट है जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है।
हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेक उपकरण को फायरवॉल के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ चैप्टर 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइस यहीं समाप्त होता है कंप्यूटर में। और इसको पढ़ लेने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई भी इनपुट और डिवाइस से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो छूटेगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 करेंगे।